चलो बच्चों, अब डिस्कस करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो जैसा कि हमने बताया था कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहाँ मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक में तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली प्रेजेंट ही नहीं होती है। तो यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनलीज, जैसे यहाँ पे यानी कि मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होके बनने वाली ऑर्गनलीज, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, इसको कह सकते हैं गर्ल वैक्यूल। ये है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की ऑर्गनली। याद भी रख सकते हो। जी से गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ई आर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल से लाइसोसोम और वैक्यूल। ये सभी ऑर्गनली क्या है, ये है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है, आया हुआ भी है कि बताओ इनमें से कौन सी ऑर्गनली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो ये चार ऐसी ऑर्गनली हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती हैं, या मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से सेल के अंदर गोल्गी बॉडी बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, लाइसोसोम बनता है और वैक्यूल बनती है। तो अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम बात करें, वैसे तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है और पेरोक्सिसोम भी है, लेकिन ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गनली हैं, ऐसा माना जाता है कि ये ऑर्गनली कैसे बनी होंगी कि जब इवोल्यूशन हो रहा था, नई नई सेल बन रही थी, उस दौरान बड़े बैक्टीरिया ने किसी छोटे बैक्टीरिया को अंदर ले लिया एंडोसाइटोसिस से, और छोटा बैक्टीरिया अंदर जाके किस में तब्दील हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। इसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। यानी कि एंडोसाइटोसिस होने के बाद दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देने लगे। बड़ा बैक्टीरिया उसके लिए एक जगह दे रहा है और छोटा बैक्टीरिया उसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है या फोटोसिंथेसिस कर रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये ऑर्गनली कैसे बनी है, किसी सेल से, किसी छोटे बैक्टीरिया की सेल से बनी है, और एंडोसिम्बोसिस हुआ है दोनों के बीच में। और इवोल्यूशन के दौरान जो है इनमें बदलाव आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है रेस्पिरेशन के लिए और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए डिफरेंशिएट हो गई। ऐसी ही कुछ ऑर्गनली पेरोक्सिसोम को भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन अभी रिसर्च में अभी चल रहा है, लेकिन अभी टेक्स्ट में नहीं आया है। तो कह सकते हैं कि ये दो ऑर्गनली हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिनको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली कह सकते हैं। यानी कि आधी इंडिपेंडेंट है ये, क्योंकि इनका खुद का, इनका राइबोसोम होता है, खुद का इनका डीएनए है। तो ये अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं, खुद के डीएनए की इंफॉर्मेशन से, दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में। तो ये दोनों ऐसी ऑर्गनली हैं जो सेल से बनी है, छोटी बैक्टीरिया की सेल से बनी है। तो इनको हम कह सकते हैं सेल विद इन सेल। किसके लिए कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये ऐसी सेल हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं। ये एंडोसिम्बोसिस की वजह से ऑर्गनली बनी है, ऐसा माना जाता है। एक थ्योरी यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। ऐसा ही एंडोसिम्बोसिस का पेरोक्सिसोम का भी केस बताया जाता है, लेकिन अभी ये क्लियर कट नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, इनके बाहर भी मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ये किसी मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से नहीं बनी। हाँ, सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड होके क्या बना लेंगी, गोल्गी बॉडी बना लेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेंगे, और फिर ईआर की मेम्ब्रेन को लेके गोल्गी बॉडी ही लाइसोसोम और वैक्यूल बना लेती हैं। तो इस तरह से ये चारों ऑर्गनली हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा, यानी कि सेल की मेम्ब्रेन से बनी है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम ये नहीं कह सकते कि केवल मेम्ब्रेन से ही बनी है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो एंडोसिम्बोसिस से बनी है। ये दोनों ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली हैं। और हायर एजुकेशन में जाके पेरोक्सिसोम को भी देखते हैं कि ये इसको भी सेमी ऑटोनोमस में रखते हैं। लेकिन इस लेवल पे हम
इन दो को ही पढ़ेंगे। कहाँ पे? सेमी ऑटोनोमस में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो ये तो थे भाई, चलो ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की कौन सी ऑर्गनली आएंगी, तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से स्टडी करेंगे किसी भी यूकेरियोटिक सेल को, तो सेल के अंदर हमें एक नेटवर्क या रेटिकुलम, एक जाल सा नजर आएगा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, जो बिखरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म में। यही जाल या रेटिकुलम क्या कहलाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो का मतलब अंदर, प्लाज्मा यानी कि सेल के प्लाज्मा के अंदर एक जाल मिलता है, ट्यूबुलर मेम्ब्रेन का, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का जो बिखरा हुआ जाल है, उसी को बोल देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरह का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ तो वो होता है जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई राइबोसोम अटैच ना हो, और रफ वो होगा जिस पे राइबोसोम अटैच होते हैं। तो माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो वो थोड़ा सा रफ सा नजर आता है, तो इसलिए उसको बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो तरह का मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक तो इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। कैसे? जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें अंदर ही अंदर जो स्पेस बन जाता है फोल्डिंग की वजह से, उसको तो बोलते हैं ल्यूमिनल। और इससे बाहर का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ये भी एक बार नेट में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गनली है जो साइटोप्लाज्म को बांट देती है। साइटोप्लाज्म के दो हिस्से हो जाएंगे, एक तो ल्यूमेन वाला और एक बाहर, ल्यूमेन से बाहर। तो हम कह सकते हैं ईआर डिवाइड्स इंट्रा सेलुलर स्पेस, यानी कि सेल के अंदर के स्पेस को दो कंपार्टमेंट में बांट देता है। डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट कौन से? एक तो ल्यूमिनल और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल में क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म। और ल्यूमिनल में क्या मिलेगा? अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनल। तो ल्यूमेन बना लेगा, अंदर जो स्पेस होगा वो तो ल्यूमेन है, तो ये तो ल्यूमिनल स्पेस है। और इसके बाहर वाला क्या है? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो साइटोप्लाज्म तो कहाँ मिलेगा? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आप देखोगे ईआर जो है, अक्सर आप देखोगे इससे राइबोसोम अटैच होते हैं आउटर सरफेस से। तो इस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि हम जानते हैं कि राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन भी क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। जबकि जहां पे राइबोसोम अब्सेंस होगी, वो स्मूथ नजर आएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन नहीं बनेगा, इससे क्या बनेगा? क्योंकि राइबोसोम तो इससे अटैच है नहीं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है, स्टोरेज भी करता है लिपिड का। तो कोलेस्ट्रॉल या अनदर टाइप की जो भी लिपिड है वो सिंथेसाइज कहाँ होंगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, तो हमने बताया कि ये तो भाई प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और उस प्रोटीन के सिक्रेशन के लिए फेमस है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका मेजर फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि इस पे राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल जो होती है, लिपिड लाइक स्टीरोइडल हार्मोन वगैरह जो भी है, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही, एसईआर पे ही सिंथेसिस होते हैं। यानी कि लिपिड या लिपिड डेरिवेटिव जो भी हार्मोन वगैरह हैं, स्टीरोइड वगैरह हैं, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। उसके बाद आ जाती है भाई गोल्गी अपरेटस। तो
सबसे पहले तो हम बताएं ये ऑर्गनली ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही हिस्सा है। कैमिलो गोल्गी ने 1898 में सबसे पहले इनको ऑब्जर्व किया था और उनको बहुत अच्छे से स्टेन करके जो रेटिकुलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के पास नजर आया उसी को उन्होंने नाम दिया कैमिलो गोल्गी के नाम से ही गोल्गी अपरेटस नाम पड़ गया। इसको बाद में गोल्गी बॉडी के नाम से भी जानने लगे। तो इन्होंने ऐसी ऑर्गनली देखी डेंस स्टेन करके कि न्यूक्लियस के पास थोड़ा सा नेटवर्क लाइक रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर थे जो ऑब्जर्व किए, जिनको उन्होंने गोल्गी बॉडी के नाम से फेमस हुआ। ये किसका बना होता है भाई? ये फ्लैट और डिस्क शेप के सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक होते हैं इस तरह से बोरी की तरह, सैक लाइक स्ट्रक्चर या सिस्टरने, जिनका डायमीटर कितना होता है 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर, ये ध्यान देना है। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैट भी होते हैं, ट्यूबुलर भी होते हैं, डिस्क शेप के भी होते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं? सिस्टरने। जो फ्लैट होते हैं वो क्या होते हैं? सिस्टरने। इसके अलावा ट्यूब्यूल भी पाई जाती हैं और वेसिकल भी पाई जाती हैं गोल्गी अपरेटस को बनाने के लिए। इन सिस्टर्नों का ज्यादातर तो गोल्गी बॉडी को बनाते हैं ये फ्लैट डिस्क शेप के सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि सिस्टर्नों से ज्यादा बनी होती है गोल्गी बॉडी। लेकिन इन सिस्टर्ने के अलावा ट्यूब्यूल भी पाई जाती हैं, वेसिकल भी पाई जाती हैं और गोल्गियन वैक्यूल भी पाई जाती हैं बनाने के लिए, लेकिन वो कम मिलेंगी। ज्यादा क्या बनाते हैं गोल्गी बॉडी को? इस तरह के फ्लैट डिस्क शेप के सिस्टर्ने बनाते हैं जो मेम्ब्रेन के ही बने होते हैं। इनका डायमीटर 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे के ऊपर ढेर बना लेते हैं। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टरने आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये अलग अलग नंबर में मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि ये फिक्स हो। गोल्गी सिस्टरने हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? अगर मान लो ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ यानी कि कोसेंट्रिकली अरेंज होते हैं न्यूक्लियस के, और इनमें न्यूक्लियस के पास वाला हिस्सा जो होता है वो हिस्सा मान लो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के पास जो गोल्गी अपरेटस का हिस्सा है वो तो न्यूक्लियस के पास वाला तो सिस होता है, और न्यूक्लियस से बिल्कुल सिस के अपोजिट वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ट्रांस। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। सिस तो क्या है? ये तो यंग पार्ट है गोल्गी अपरेटस का, और ट्रांस क्या है? मैच्योर फेस है। तो न्यूक्लियस के पास कौन सा मिलेगा? यंग वाला पार्ट यानी कि सिस रीजन होता है। और वो कैसा होता है? सिस जो देखोगे तो वो कॉन्वेक्स टाइप का होता है, फॉर्मिंग फेस होता है इसका। और जो लेटर फेस आप देखोगे, बाद में आप देखोगे न्यूक्लियस से दूर वाला हिस्सा गोल्गी बॉडी का कैसा होता है? ट्रांस। और वो कैसा होगा? कॉनकेव होगा। तो ये यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, सिस कैसा होगा? कॉन्वेक्स। और ट्रांस कैसा होता है? कॉनकेव। ये कॉनकेव सरफेस दिखाएगा, जबकि सिस कैसा दिखाता है? कॉन्वेक्स। तो ये क्या है? गोल्गी बॉडी का सिस फॉर्मिंग फेस है, और ट्रांस क्या है? लेटर फेस। तो फॉर्मिंग फेस तो कैसा है? कॉन्वेक्स है। जबकि कॉनकेव कैसा है? ट्रांस वाला फेस कैसा दिखेगा? कॉनकेव। और यही ट्रांस वाला कैसा फेस होगा? मैच्योरिंग फेस होगा। सिस और ट्रांस फेस में, सिस और ट्रांस फेस जो होते हैं गोल्गी बॉडी के आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं सिस्टर्ने के माध्यम से। और अगर हम बात करें गोल्गी बॉडी में कि मान लो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के पास ये तो ये तो सिस रीजन हो गया, और ये ट्रांस। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान देना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ मिलेगा? रफ वाला, जिसपे राइबोसोम अटैच है। तो यहां से प्रोटीन वगैरह बनेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनेगा अंदर ही अंदर ल्यूमेन से गुजरेगा और वो कहां पहुंचेगा? गोल्गी बॉडी के सिस रीजन में पहुंचेगा। ध्यान रहे, कोई भी प्रोटीन बनता है यूकेरियोट के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनेगा। कुछ प्रोटीन साइटोप्लाज्म में भी बनते हैं, कुछ फ्री राइबोसोम होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं होते, वो आगे हम राइबोसोम में पढ़ेंगे। तो ज्यादातर राइबोसोम ईआर से अटैच है, वहां पे प्रोटीन बनाएंगे, ल्यूमेन में प्रोटीन रिलीज हो जाता है। ध्यान रहे, उस प्रोटीन में अभी मॉडिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और वो मॉडिफिकेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही शुरू हो जाती है। सबसे खास मॉडिफिकेशन होती है ग्लाइकोसाइलेशन, मतलब प्रोटीन पे ग्लाइको यानी कि कोई शुगर अटैच करना, जो उसको आइडेंटिटी देती है। किसी भी प्रोटीन की आइडेंटिटी उससे अटैच शुगर से बनती है। तो यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन की शुरुआत तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाती है, लेकिन ग्लाइकोसाइलेशन पूरी तरह से ईआर नहीं करता है। ग्लाइकोसाइलेशन के लिए मेन ऑर्गनली क्या होती है? गोल्गी बॉडी। तो ग्लाइकोसाइलेशन शुरू तो ईआर से हो गई, ल्यूमेन से प्रोटीन चल पड़ा है। अब वो पैक होके छोटी सी वेसिकल के थ्रू कहाँ मर्ज हो जाएगा? सिस रीजन में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आया है एक छोटी सी वेसिकल के तौर पे जाके गोल्गी बॉडी के सिस रीजन के साथ जुड़ जाएगा और प्रोटीन कहाँ पहुंच जाएगा? सिस रीजन में, सिस्टरने के पास। और यहां से प्रोटीन में मॉडिफिकेशन चलेगा, वो मॉडिफाई होता होता कहां तक पहुंच जाएगा? ट्रांस फेज तक, मैच्योर फेज तक। और मैच्योर फेज तक पहुंचने के बाद गोल्गियन वैक्यूल के तौर पे वो पैक होके प्रोटीन जहां जाना है वहां पहुंच जाएगा। मान लो वो प्रोटीन पहुंचना है माइटोकॉन्ड्रिया तक, तो वहां पहुंच जाएगा। अगर क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचना है तो वहां पहुंच जाएगा। सेल के किसी और हिस्से तक पहुंचना है वहां पहुंच जाएगा। किसके माध्यम से? गोल्गियन वैक्यूल के माध्यम से। तो इस तरह से यहां से गोल्गी बॉडी ना केवल ग्लाइकोसाइलेशन करती है, मेन काम तो इसका हो गया है ग्लाइकोसाइलेशन। ध्यान रहे, ग्लाइकोसाइलेशन की शुरुआत कहां से हुई थी? ईआर से, लेकिन होता कहां पे है कंप्लीट? गोल्गी बॉडी में। तो ग्लाइकोसाइलेशन इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्गी बॉडी का, लेकिन ये तो प्रोटीन जो बन गया है, मॉडिफाई हो गया, उसको सही जगह पे भी पहुंचा रही है, जिसको बोल रहे हैं प्रोटीन शॉर्टिंग। सेल के अंदर सही जगह पे प्रोटीन को पहुंचाया जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन शॉर्टिंग। तो ये कहलाएगा प्रोटीन शॉर्टिंग। इसके अलावा हम कहेंगे कि जो गोल्गी बॉडी है, यहीं से जो है बहुत सारा मटेरियल सिंथेसाइज होके सिक्रेट भी होता है सेल से बाहर। सिक्रेशन का काम भी किसका है? गोल्गी बॉडी का ही है। जरूरी नहीं कि सारा ही सिक्रेट हो, बहुत सारे प्रोटीन अच्छे से पैक होके वैक्यूल के थ्रू, गोल्गियन वैक्यूल के थ्रू वो पहुंच जाते हैं सेल की सही जगह पे जहां वो प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरह से सिक्रेशन का काम, ग्लाइकोसाइलेशन का काम, प्रोटीन शॉर्टिंग करना, ये सब किसके काम है? गोल्गी बॉडी के। यही कारण है कि गोल्गी बॉडी को सेल का एक तरह से पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस डिसाइड करती है जिसको जहां जाना है उस तरफ इशारा करती है, वैसे ही गोल्गी बॉडी प्रोटीन सॉर्टिंग करती है सेल के अंदर। ट्रैफिकिंग जो होती है मॉलिक्यूल्स की, प्रोटीन की, ये हैंडल करती है गोल्गी बॉडी। तो एक तरह से ट्रैफिक पुलिस भी है और पोस्ट ऑफिस भी माना जाता है सेल का, किसको? गोल्गी बॉडी को। यहां तक कि गोल्गी बॉडी ही है जो प्लांटों में सेल वॉल सिंथेसिस करती है। कैसे? यहीं से सिक्रेशन होता है, जो सेलुलोज, फिर उसके बाद हेमिसेलुलोज, पैक्टिन वगैरह, और इवन जो सुबेरिन, लिग्निन, जो भी डिपॉजिट हो रहे हैं अंदर की तरफ, वो कहाँ से सिक्रेट होते हैं? गोल्गी बॉडी से। तो एक तरह से सेल वॉल बनाने का काम भी किसका है? गोल्गी बॉडी का।
तो ये कुछ मेन फंक्शन थे गोल्गी बॉडी के। तो लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि गोल्गी बॉडी बनी कहाँ है, कैसी होती है, कैसा स्ट्रक्चर है। तो मेन तो ये फ्लैट डिस्क शेप के मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको सिस्टर्ने बोलते हैं, उनकी बनी होती हैं। लेकिन सिस्टर्नों के अलावा मेम्ब्रेन के ट्यूब्यूल जैसे ट्यूब्यूल भी होती हैं, ट्यूब जैसी, और वेक्स वेसिकल से भी बनी होती है, छोटी छोटी वेसिकल होती हैं, और थोड़ी सी उनसे साइज में बड़ी है तो वो गोल्गियन वैक्यूल कहलाएंगी। केवल वैक्यूल नहीं बोलेंगे, गोल्गियन वैक्यूल। तो इस तरह से कह सकते हैं कि गोल्गी बॉडी किन किन कंपोनेंट से बनी है। तो मेन तो सिस्टर ने, इसके अलावा गोल्गियन वेसिकल कह दो या सिंपल वेसिकल बोल दो, ट्यूब्यूल बोल दो, और गोल्गियन वैक्यूल बोल दो। तो चार मेन कंपोनेंट हैं, उनमें से सबसे ज्यादा गोल्गी बॉडी को कौन बनाते हैं? फ्लैट डिस्क शेप के मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सैक लाइक, उनको बोलते हैं सिस्टर्ने, उनकी बनी होती है गोल्गी बॉडी। इसके अलावा कोई भी प्रोटीन बनता है ईआर में, उसको सेल से बाहर सिक्रेट करना है या सेल के अंदर ही पहुंचाना है, तो उसकी पैकिंग जरूरी है। तो अच्छे से पैकिंग करने का काम भी किसका होता है? गोल्गी बॉडी का। तो गोल्गी बॉडी का काम क्या क्या हो गया? पैकेजिंग करती है, प्रोटीन शॉर्टिंग करती है, सेल वॉल सिंथेसिस भी करती है, सेल से बाहर जो भी मॉलिक्यूल है उनका सिक्रेशन करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्रोटीन पे ग्लाइकोसाइलेशन किया जाता है, और एक तरह से लिपिड जो होती है उस पे भी एक तरह से जो है एक तरह से ग्लाइको ग्रुप ऐड करती है। कौन? गोल्गी बॉडी। तो जरूरी नहीं है कि ये प्रोटीन को ही पैक वगैरह करके वो करती है, सिक्रेट करती है, ये लिपिड को भी मॉडिफाई करती है। इसका भी एक तरह से उसको बोलते हैं लिपिड का, अगर ग्लाइको या ग्लूकोज या कोई शुगर ऐड की जा रही है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन, और अगर प्रोटीन पे ऐड किया जाए तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन भी करती हैं और साइडेशन भी करती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम बात करें, गोल्गी अपरेटस जो है, मेन फंक्शन तो इसका क्या है? पैकेजिंग में बहुत ज्यादा, मटेरियल जो भी बनेगा सेल में उसकी पैकेजिंग यही करती है। फिर डिलीवर्ड, सेल के अंदर भी डिलीवरी करती है टारगेट्स तक, जैसे हमने बताया जो जो इनके टारगेट है वहां तक डिलीवरी कर देगी, प्रोटीन शॉर्टिंग बोलते हैं। और सेल से बाहर भी सिक्रेट कर देती है बाहर की तरफ। मटेरियल जो पैक होता है वो किन में पैक होता है? छोटी छोटी वेसिकल के तौर पे पैक होता है। जो सबसे पहले जो वेसिकल के तौर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा और सिस फेस से फ्यूज हो जाएगा। मैंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मान लो कोई प्रोटीन आया है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको एक छोटी सी वेसिकल के तौर पे रिलीज करता है, और वो वेसिकल आके सिस फेस से फ्यूज हो जाती है, जो फिर गोल्गी अपरेटस से मूव करता हुआ कहाँ जाएगा? मैच्योर फेस की तरफ जाएगा, और मैच्योर फेस तक पहुंचते पहुंचते वो अच्छे से मॉडिफाई हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला हुआ जो भी प्रोटीन है या कोई मटेरियल, मेन तो आप जानते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो मेन क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस, और उसी की मॉडिफिकेशन यहाँ पे गोल्गी बॉडी में होगी। अब नंबर ऑफ प्रोटीन्स है जो राइबोसोम से सिंथेसाइज किए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो मॉडिफाई कहाँ होते हैं? गोल्गी के सिस्टर्नों से गुजरते हुए मॉडिफाई हो जाएंगे, और ये जो मॉडिफाई होने के बाद ही रिलीज होते हैं, और मॉडिफाई होके कहां से रिलीज होंगे? ट्रांस फेज से, क्योंकि सिस फेज से एंट्री होगी, ट्रांस से एग्जिट होता है। अब गोल्गी अपरेटस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट होती है ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए या ग्लाइकोलिपिड बनाने के लिए। ग्लाइकोप्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन। और ग्लाइकोलिपिड बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ग्लाइकोसाइडेशन। तो इस तरह से हम कहेंगे यहाँ पे गोल्गी बॉडी के बहुत ही खास फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में यहाँ से बहुत कुछ आता है गोल्गी बॉडी से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरी जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की ऑर्गनली आ जाती है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो होती है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, और एक्चुअल में देखें तो ये बनी कौन कहां से है? तो लाइसोसोम को भी गोल्गी बॉडी नहीं बनाया। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके टुकड़े को लेके गोल्गी बॉडी ने ही क्या बना दिया है? लाइसोसोम को बना दिया है।
तो अगर हम बात करें लाइसोसोम का जो रॉ मटेरियल कहाँ से आया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और बनाया किसने, गोल्गी बॉडी ने। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाता है जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम में तब्दील हो जाएंगे, और उन्हीं को, उसी मटेरियल को लेके गोल्गी बॉडी एक वेसिकल बनाती है, गोल एक वैक्यूल सी बनाती है, जिसमें ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो हाइड्रोलाइटिक होते हैं, एसिडिक कंडीशन पे काम करते हैं, जो सेल के डाइजेशन का काम संभालते हैं। तो इस तरह की ऑर्गनली को हम बोल देते हैं लाइसोसोम। तो मेम्ब्रेन बाउंड तो है, क्योंकि मेम्ब्रेन को पचाने वाले एंजाइम नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन का ज्यादातर हिस्सा फास्फोलिपिड का बना है, और वो पचेगी नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होगी एंजाइम से। तो वो एक तरह से कवर का काम करते हैं, लेकिन अगर वो फट जाए, मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाए, तो अंदर का साइटोप्लाज्म का सारा प्रोटीन या अनदर मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल, उनको चट कर जाएंगे ये एंजाइम, ब्रेक डाउन कर देंगे। और ऐसा कई बार होता भी है। इस तरह से हम देखते हैं कि लाइसोसोम कई बार सिग्नल मिलने पे फट जाती हैं, और फटते ही पूरी सेल खत्म हो जाएगी। इसको इसीलिए इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग। सेल में कोई सिग्नल मिला और सिग्नल मिलते ही उसके अंदर मिलने वाली लाइसोसोम फट जाएंगी, और वो फटते ही उनसे निकलेंगे एंजाइम, जो साइटोप्लाज्म के प्रोटीन या एंजाइम और जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, और सेल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए सुसाइडल बैग का भी काम करती हैं लाइसोसोम। तो हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर होता है, जो गोल्गी के पैकिंग की वजह से बना है। किस प्रोसेस से बना है, पैकिंग की प्रोसेस से बना है। ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का था, यानी कि गोल्गी बॉडी ने क्या किया, छोटा सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट लेके उसको पैकिंग प्रोसेस के दौरान लाइसोसोम में तब्दील कर दिया। अब यही जो लाइसोसोम होती हैं, एक इस तरह की वेसिकल होती हैं जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कैरी करती हैं। ऐसे एंजाइम जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, हमारे खाने को, चाहे प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है या न्यूक्लिक एसिड है, उसको तोड़ने वाले एंजाइम सारे क्या हैं, हाइड्रोलाइटिक, क्योंकि ये वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। तो हमारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। तो आगे डिटेल में पढ़ोगे आप बायोमोलिक्यूल में किस तरह के एंजाइम होते हैं। तो हाइड्रोलिजिज एंजाइम जितने भी हैं ये सब कैरी करती हैं ये वेसिकल, और इसके लिए इनमें क्या है, एसिडिक पीएच पाई जाती है, करीबन 5-6 के अराउंड जो है इनकी पीएच होती है। तो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करने वाले ये एंजाइम इस लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ये कैपेबल होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने में। अब जो, अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो किस तरह की होती है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें और पता होनी चाहिए। मान लो एक सेल है यहाँ पे, तो इसमें कुछ लाइसोसोम तो ये है भाई, ये लाइसोसोम है, तो इनको तो बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। इनमें एंजाइम मिलेंगे जो हमने बताया, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और एसिडिक इन्वायरमेंट होगा इसका। लेकिन जब सेल एंडोसाइटोसिस से कोई फूड अंदर लेती है, तो एक वैक्यूल है, इसको बोलेंगे फूड वैक्यूल। किसी भी सेल में मान लो एंडोसाइटोसिस से फूड आया है, तो एक वैक्यूल होगी जिसमें ये फूड होगा, और इसको हम नाम देंगे फूड वैक्यूल। तो क्या होता है, जब प्राइमरी लाइसोसोम और फूड वैक्यूल दोनों आपस में, इनकी दोनों ही मेम्ब्रेन से कवर है, दोनों फ्यूज होके एक बड़ी सी वैक्यूल बनाएंगी जिसमें फूड भी है, फूड भी आ जाएगा, और प्राइमरी लाइसोसोम के एंजाइम भी आ जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे। तो ये लाइसोसोम कहलाएगी सेकेंडरी लाइसोसोम। और सेकेंडरी लाइसोसोम में ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा फूड का एंजाइम की मदद से, और इस तरह से फूड पूरी तरह से सिंपल में टूट जाएगा, जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट शुगर में, और लिपिड फैटी एसिड, और एक तरह से हम कह सकते हैं ग्लिसरॉल वगैरह में ब्रेक डाउन हो जाएगी, और वही सेल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए। अब जो सेकेंडरी लाइसोसोम में से जो एब्जॉर्ब हो गया फूड, सिंपल फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा डाइजेशन के बाद, लेकिन कुछ फूड ऐसा बचा रह जाएगा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड है।
और इस तरह की लाइसोसोम को बोलते हैं रेजिडुअल लाइसोसोम, क्योंकि इसमें बचा हुआ शेष अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है, रेजिड्यू बच गया है, तो इसको बोल देते हैं रेजिडुअल लाइसोसोम। तो इस तरह से आप कहोगे लाइसोसोम तो कई तरह की हैं, प्राइमरी लाइसोसोम अलग है, सेकेंडरी अलग है, और रेजिडुअल लाइसोसोम अलग है। यस, अब ये रेजिडुअल लाइसोसोम क्या करेगी, मेम्ब्रेन से जाके बाइंड होगी और जो है बाहर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था उसको रिलीज कर देगी, और ये जैसे ही अटैच हो, ये कौन सी प्रोसेस होगी, एक्सोसाइटोसिस, जिससे सेल की मेम्ब्रेन इंक्रीज होगी। यहां पे क्या हुआ था, एंडोसाइटोसिस, फूड अंदर लिया गया था। सेल के अंदर जो फूड लिया जाता है उससे मेम्ब्रेन डिक्रीज होती है सेल की। सेल की मेम्ब्रेन डिक्रीज किससे होती है, एंडोसाइटोसिस से। और सेल की मेम्ब्रेन इंक्रीज कैसे होती है, जब एक्सोसाइटोसिस होगा, जब, क्योंकि आके इस वेसिकल का पार्ट मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा और इसी का एक हिस्सा बन जाएगा, तो इससे तो क्या होगी, मेम्ब्रेन इंक्रीज होगी। तो एक्सोसाइटोसिस से मेम्ब्रेन बढ़ती है, एंडोसाइटोसिस से डिक्रीज होती है। और इस तरह से लाइसोसोम तो तीन तरह की हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी और रेजिडुअल। इसके अलावा और भी लाइसोसोम पाई जाती हैं जो इस तरह के काम में इन्वॉल्व नहीं होती, अलग से पड़ी रहती हैं। वो कैसी हैं भाई, वो लाइसोसोम सेल में पाई जाती है, उनमें भी यही एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक वगैरह सब। ये कहलाती हैं ऑटोफैगिक। ऑटो का मतलब सेल्फ, फैगिक का मतलब खाना, ऑटोफैगिक लाइसोसोम। ये जब सेल में सिग्नल पैदा होते हैं तब ये काम करती है। मान लो सेल बूढ़ी हो गई है, तो वहां पे यानी कि सेल की एज हो गई है, तो डीएनए से सिग्नल, न्यूक्लियस के डीएनए से सिग्नल माइटोकॉन्ड्रिया से होता हुआ यहाँ आउटोफैगिक लाइसोसोम तक पहुंचेगा और सिग्नल पाके ये बर्स्ट हो जाएगी। जैसे ये फटेगी, इसके एंजाइम साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे और पूरी सेल को खत्म कर देंगे। तो इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग का नाम भी दिया जाता है। और ये कैसी सेल डेथ हुई है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ डेथ हुई है सेल की। जब वो बूढ़ी हो जाती है तब इस तरह से सिग्नल मिलते हैं और उसी सेल को खत्म करने वाली ऑर्गनली, उसी सेल की ऑर्गनली लाइसोसोम होती है, ऑटोफैगिक, अपने आप को खुद खाने वाली ऑर्गनली के तौर पे। तो इस तरह की लाइसोसोम भी पाई जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइसोसोम चार तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेजिडुअल और ऑटोफैगिक। प्राइमरी तो बिल्कुल प्योर है, कुछ नहीं है अलग से इसमें, वो एंजाइम अभी ये फूड वैक्यूल से मिक्स नहीं हुई है, मिली नहीं है, तो प्राइमरी है। लेकिन जब प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज होके एक लाइसोसोम बनाएगी, वो सेकेंडरी कहलाएगी, जिसमें डाइजेशन शुरू हो जाता है फूड का, और जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो रेजिडुअल लाइसोसोम। तो ये हमें ध्यान रखना है। बाकी लाइसोसोम के कैरेक्टर हमने बताए, एसिडिक पीएच पे काम होता है, सब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, वैक्यूल। तो वैक्यूल जैसे कि हमने बताया भाई, वैक्यूल तो कई तरह की होती हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा फेमस है तो वो तो हम प्लांट सेल की वैक्यूल की बात करते हैं। अब प्लांट सेल में तो हम ये मानते हैं कि करीबन 90% हिस्सा तो प्लांट वैक्यूल ही ऑक्युपाई कर लेती है प्लांट सेल का, ये बात सही है। और प्लांट सेल की जो वैक्यूल है उसकी इस मेम्ब्रेन को स्पेशली क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ये बार बार क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। है तो ये भी सिलेक्टिव परमिएबल, पहले एनसीईआरटी ने थोड़ी सी गलती कर दी थी, सेमी परमिएबल लिखा हुआ था, अब ठीक कर दिया है। तो ये भी जैसी मेम्ब्रेन होती है सेलों की वही है। तो प्लांट की जो वैक्यूल होती है उसकी मेम्ब्रेन को स्पेशल नाम दिया गया है टोनोप्लास्ट। ये फैसिलिटी देती है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल। यानी कि बहुत सारे आयंस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देती है, यानी कि इस पे बहुत सारे पंप पाए जाते हैं।
जो एटीपी खर्च करके कंसंट्रेशन के बिल्कुल अगेंस्ट जाके भी ट्रांसपोर्ट करती है आयंस का। यही कारण है कि अक्सर जो प्लांट की जो वैक्यूल होती हैं उनमें सैप जो पाया जाता है, वैक्यूल के अंदर जो सैप पाया जाता है उसकी कंसंट्रेशन सेल के साइटोप्लाज्म से ज्यादा मिलती है। और जो हम प्लांटों में रूट हेयर की बात करते हैं, तो रूट हेयर की जो वैक्यूल होती है उसी वैक्यूल का ऑस्मोटिक प्रेशर 4 से 5 होता है, जबकि सोइल का होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अराउंड। यही कारण है कि जमीन में से बड़ी आसानी से पानी कहाँ खिंचता चला जाएगा, वैक्यूल की तरफ खिंचता चला जाएगा रूट हेयर के अंदर। तो प्लांट सेलों में ये खास प्रॉपर्टी होती है किसकी, प्लांट वैक्यूल की। तो प्लांट वैक्यूल जो होती है उसकी मेम्ब्रेन बहुत ही खास है ऑफ कोर्स सेलेक्टिव परमिएबल ही है, और ये टोनोप्लास्ट कहलाती है। और इसमें थोड़ी फैसिलिटी ये कह सकते हैं कि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जो जाके बहुत सारे आयंस को ट्रांसपोर्ट करती है। यही कारण है कि यहाँ पे आयंस या मिनरल्स की मात्रा वैक्यूल में ज्यादा पाई जाती है, और इसी वजह से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होता है। और यही रीजन है कि जो रूट हेयर होती हैं प्लांटों के रूट में, रूट हेयर सेल जो होती हैं जमीन में से पानी इसीलिए सोख पाती हैं क्योंकि उनके अंदर मिलने वाली वैक्यूल में ऑस्मोटिक प्रेशर 4-5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अराउंड होता है, और जबकि सोइल के अंदर 1 के अराउंड होता है। तो यही कारण है कि वो पानी को सोख लेती हैं। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे दिया देयर कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हायर इन वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। यही बात बताई है कि सेल के साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में वैक्यूल के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और वो कारण है इन मेम्ब्रेन पे मिलने वाले पंप जो एटीपी खर्च करके डिफरेंट आयंस और मिनरल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाके ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। चलो ये तो मेन वैक्यूल के नाम पे हम कह सकते हैं। और कौन सी वैक्यूल कह सकते हैं भाई सेलों में जो पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये भी हम पढ़ के आए हैं। तो ये हमने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्पेशली ऐसी एनिमल सेल में पाई जाती है जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होंगे और फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मरीन वाटर में मिलेंगे उनमें नहीं मिलेंगी। तो पीछे हम प्रोटोजोआ में पढ़ के आए हैं, युगलिना में भी पढ़ के आए हैं, जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा और सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो सेल में पानी अंदर जाएगा, सेल में अंदर पानी जाएगा तो उसको बाहर निकालना होगा, तो मोटर की तरह काम करेगी ये वैक्यूल। कौन सी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जबकि अगर मरीन वाटर में मिलेंगे तो मरीन वाटर में तो बाहर ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है, नमक ज्यादा है, तो वो तो अपने आप सेल से पानी बाहर जाएगा, वहां मोटर की जरूरत ही नहीं है। तो मोटर की तरह काम करती है ये वैक्यूल, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा या वो प्रोटोजोआ जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, या युगलिना जो फ्रेश वाटर में ही मिलती है, तो वहां पे आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं। इनका काम है वही ऑस्मोटिक रेगुलेशन करेंगी और मेटाबॉलिक वेस्ट को भी रिमूव करती हैं, एक्सक्रीशन भी कर देती हैं और ओस्मो रेगुलेशन। बहुत ही फेमस वैक्यूल है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फिर उसके बाद तीसरी वैक्यूल आप पढ़ोगे फूड वैक्यूल, जो हमने अभी बनाई थी कि अक्सर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड एंडोसाइटोसिस से लेते हैं, और जिसमें एंडोसाइटोसिस से लेते वक्त उनकी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होके फूड को कवर करती है और एक वैक्यूल बना लेती है। उसी वैक्यूल को फूड वैक्यूल का नाम देते हैं। तो ये भी सिंपल है फूड वैक्यूल। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे फूड वैक्यूल कैसे बनती है, इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। जैसे ही यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं, निगलते हैं सेल के अंदर, तो उस दौरान एक मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल डेवलप हो जाती है फूड के बाहर, और वही फूड वैक्यूल कहलाती है। तो वैसे तो आपने कहा 3 तरह की वैक्यूल हो गई, एक हो गई प्लांट वैक्यूल, दूसरी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गई, तीसरी फूड वैक्यूल। एक और चौथी वैक्यूल होती है स्यूडो वैक्यूल। और स्यूडो वैक्यूल हमने बताई थी जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, उनमें गैस को स्टोर करती है। वो मेम्ब्रेन, रियल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है लेकिन लिपिड की लेयर से बाउंड है, उसको स्यूडो वैक्यूल कह दो या गैस वैक्यूल बोल दो। तो वो भी एक तरह से वैक्यूल के टाइप्स में आती हैं, लेकिन वो रियल वैक्यूल नहीं है। तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं।
तो ये थे भाई वैक्यूल। तो कुल मिला के हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में मिलने वाली चारों ऑर्गनलीज को पढ़ा है। इसमें इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हमने सबके डिस्कस किए हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गनली, जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा तो नहीं है लेकिन किसी दूसरी सेल को निगल के बनी हुई ऑर्गनली है। किसी बड़ी बैक्टीरिया की सेल ने छोटी बैक्टीरिया को निगला होगा एंडोसाइटोसिस के दौरान, और निगलने के बाद वो छोटा बैक्टीरिया अंदर ही रहने लगा उस सेल में और सिम्बोसिस होने लगा, दोनों को बेनिफिट होने लगा। यानी कि एंडोसिम्बोसिस से बनी है ये ऑर्गनली। तो एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गनली में बड़ी फेमस है माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली है। सेमी ऑटोनोमस क्यों बोला? जैसे कुछ कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, आधी गवर्नमेंट की और आधी जो है पर्सनल, जो अपने खर्चे से चलती हैं, उनको सेमी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बोलते हैं। सेमी का मतलब आधा, ऑटोनोमस का इंडिपेंडेंट के लिए यूज किया जाता है। तो आधी इंडिपेंडेंट कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को भी और क्लोरोप्लास्ट को भी। वो रीजन हम पढ़ेंगे क्या। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, प्लूरल वर्ड तो माइटोकॉन्ड्रिया है और सिंगुलर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रियोन। और जैसे हम देखेंगे ये, जब तक हम इनको स्टेन करते हैं तब हमें नजर आएंगी। और देखो, क्लोरोप्लास्ट को तो स्टेन करने की जरूरत नहीं है, वो तो पिगमेंट कैरी करता है तो वो ग्रीन कलर का दिखाई देगा। और कुछ क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलरफुल होते हैं, कोई भी रेड जो या फिर येलो वगैरह जो भी है। तो वो एक ऑर्गनली सेमी ऑटोनोमस है, वो भी, उसको स्टेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से देखने के लिए हमें स्टेन करना पड़ता है। और कौन सी स्टेन यूज करते हैं? जेनस ग्रीन स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो है स्पेसिफिक स्टेन से जब हम इसको स्टेन करेंगे तब जाके ये माइक्रोस्कोप में विजिबल होती है। और कौन सी स्टेन होती है? जेनस ग्रीन स्टेन होती है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया स्टेन होती है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो सेल में डिपेंड करता है, वेरी करता है अलग अलग सेल में। अब वो डिपेंड करता है किस तरह की सेल है। और रही बात माइटोकॉन्ड्रिया की शेप और साइज की, तो साइज तो बेटा हमें याद रखना पड़ेगा कि बैक्टीरिया से ही बनी है, तो लगभग बैक्टीरिया के टिपिकल साइज जितना ही साइज होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया का। हमने बताया था कि बैक्टीरिया का एक टिपिकल साइज 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर के राउंड होता है। वैसे कुछ बैक्टीरिया ज्यादातर नॉर्मली 4 से 5 माइक्रोमीटर के साइज में मिलते हैं। और हमने बताया था लगभग इसका 10 गुना ज्यादा यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है। तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप देखोगे तो वो आपको किस शेप की नजर आएगी? सॉसेज शेप की या सिलिंड्रिकल होगी। उसका डायमीटर देखोगे तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होगा। एवरेज डायमीटर 0.5 के राउंड मिलेगा। और लेंथ की बात करें तो लगभग हम कहेंगे वही बैक्टीरिया की साइज जितनी, 1 से लेके 4 माइक्रोमीटर, यानी कि 1 से लेके 4.1, 1 से 4 माइक्रोमीटर, लगभग वही बैक्टीरिया के साइज के बराबर आपको इसका साइज मिलेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन की होती है। क्यों भाई? एक तो मान लो हम बता रहे हैं कि एक बड़े बैक्टीरिया ने छोटे बैक्टीरिया को निगल लिया, इनगल्फ कर लिया, तो एक मेम्ब्रेन तो खुद उस छोटे बैक्टीरिया की रही होगी। और जब बड़े बैक्टीरिया ने निगला है, उस मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग की है, तो एक मेम्ब्रेन उसके बड़े बैक्टीरिया की उसके बाहर आ गई। तो इस तरह से डबल मेम्ब्रेन इसकी मिलती है। तो ये भी एक एविडेंस है कि ये जो थ्योरी है कहीं ना कहीं सच बोल रही है, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन का होना कहीं ना कहीं एंडोसिम्बोसिस की तरफ और एंडोसाइटोसिस की तरफ इशारा कर रहा है कि इवोल्यूशन के दौरान जरूर ऐसा हुआ होगा। तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है कैसी है? डबल मेम्ब्रेन की। देखो यहाँ पे अगर इसके डायग्राम को देखोगे तो सोसिस शेप में मिलेगी आपको। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है। अंदर इसका जो मटेरियल मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, उसको मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। जो इनर वाली मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन, वो मैट्रिक्स की तरफ फोल्ड होती है अंदर की तरफ, और इसी फोल्डिंग को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इसी फोल्डिंग को क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। एक के लिए क्रिस्टा बोलेंगे। और ये अंदर की तरफ मेम्ब्रेन फोल्ड हो गई है मैट्रिक्स में, तो यही क्या कहलाएंगे? क्रिस्टे। और
आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा? इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाएगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में देखो, ये क्रिस्टे का रीजन तो यही है कि सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा बढ़े, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे आप देखोगे मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो रेस्पिरेशन में या फूड के ऑक्सीडेशन में काम करते हैं। खास करके माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन के दौरान क्रेब्स साइकिल जो होती है, आगे आप पढ़ोगे, वो कहाँ होती है? वो मैट्रिक्स में होती है। और सारे एंजाइम मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। एक एंजाइम ऐसा है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, तो अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ज्यादातर एंजाइम पाए जाते हैं रेस्पिरेशन से जुड़े हुए, लेकिन कुछ एंजाइम जैसे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए होता है। अब आप कहोगे सर्कुलर डीएनए तो बैक्टीरिया में होता है, बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एंडोसिम्बायोसिस की थ्योरी हमारी जो है उसका एक अच्छा एविडेंस है। एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस था जो अब थ्योरी के तौर पे, क्योंकि ये एविडेंस अपने आप में उसको थ्योरी की तरफ लेके जा रहा है कि सर्कुलर डीएनए होगा मैट्रिक्स में, और वो भी जैसा कि बैक्टीरिया में मिलता है वैसे ही। इसके अलावा राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अब वो राइबोसोम को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैसे होते हैं राइबोसोम? हम यहाँ पे 70S के ही बोलते हैं बेटा, लेकिन आप कहीं और देखोगे तो और भी वेरी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली आपकी टेक्स्ट बुक में 70S, नहीं तो 55 या 65 ऐसे एस और में वेरी कर जाते हैं, लेकिन इनको प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से ज्यादा मैच किया गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम है हम मान लेते हैं 70S टाइप के मिलते हैं, जो एक और एविडेंस बनता है, पता चलता है कि जरूर माइटोकॉन्ड्रिया किसी बैक्टीरिया से बनी है। इसके अलावा इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें ऐसे पोरीन प्रोटीन पाए जाते हैं, और ऐसे पोरीन प्रोटीन आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही मिलेंगे। तो जिस बैक्टीरिया ने निगला था तो उसकी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर इसको कवर कर रही थी, वही आउटर मेम्ब्रेन बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो जरूर इससे एविडेंस मिल रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में जो पोरीन प्रोटीन मिलते हैं, कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि ये बैक्टीरिया की एंडोसिम्बोसिस से ही बनी है। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं जिससे पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक एंडोसिम्बोएटिक ऑर्गनली है, एक ऐसी सेल है जो किसी बड़ी सेल में घुस गई है, यानी कि सेल विद इन सेल किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन ऑर्गनली विद इन ऑर्गनली पूछा जाए तो राइबोसोम होता है। तो यहाँ पे इसका अपना खुद का राइबोसोम है, खुद का डीएनए है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली माना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? सेमी ऑटोनोमस, आधी इंडिपेंडेंट, क्योंकि खुद का डीएनए है और खुद का ही राइबोसोम है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच का जो ल्यूमेन है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है वो मैट्रिक्स की तरफ इनफोल्ड होके क्या बना लेगी? क्रिस्टे बना लेती है, और इनका जो डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस बना रहता है उसको क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में? मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स की तरफ इनफोल्ड होके इनर मेम्ब्रेन क्या बनाती है? क्रिस्टे। क्रिस्टे का पर्पज होता है सरफेस एरिया बढ़ाने का, ताकि एंजाइमेटिक जो एक्शन है उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिल सके। अब जो दो मेम्ब्रेन है, two membrane have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function। अब जो दो मेम्ब्रेन है हमने बताई, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है, उनके अपने खास फंक्शन होते हैं जो आगे चल के रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया ये कहेंगे कि ये खास रेस्पिरेशन से जुड़ा है, ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई ऑर्गनली है। कुछ रेस्पिरेशन ऐसे होते हैं बिना ऑक्सीजन के भी होते हैं, अनएरोबिक, तो उनको माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तो कौन से रेस्पिरेशन से जुड़ा है? एरोबिक। आगे रेस्पिरेशन में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक तरह से हम कहेंगे सेल की जो एनर्जी है
एटीपी जो एटीपी के तौर पे है वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है, बनती है माइटोकॉन्ड्रिया से ही। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। और इसमें खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम, यहाँ पे एनसीईआरटी ने 70S बोला है। आप कहीं एलन के नोट्स या कोई हायर एजुकेशन की बुक्स पढ़ते हो तो उनमें थोड़ा सा वेरी करेगा इसके राइबोसोम किस तरह का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वैल्यू है, तो वहां नहीं देखना है। एनसीईआरटी ने लगभग उसके नजदीक का बताया 70S, तो 70S का राइबोसोम होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात है बैक्टीरिया की तरह डिवाइड करती है फिजन से। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कैसे डिवाइड करती है, बैक्टीरिया की तरह फिजन से। तो इतने कैरेक्टर देख के हमें अंदाजा लगता है कि डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया किसी बैक्टीरिया से ही बनी है। और शुरुआत में एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया गया था, बाद में इतने एविडेंस मिले तो अब उसको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहना गलत नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं प्लास्टिड। अब प्लास्टिड जो है ये भी एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की तरह किसी बैक्टीरिया से ही बने होंगे। ये भी एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली है या एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गनली है, लेकिन इस बार कैसा बैक्टीरिया इनगल्फ किया होगा, जो फोटोसिंथेसिस करने वाला बैक्टीरिया था, फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया होगा। तो अंदर जाके एंडोसिम्बायोटिकली वो किस में तब्दील हो गया, प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट में तब्दील हो गया। तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो प्लास्टिड जो है ये प्लांट सेलों में पाया जाता है और यूग्लिनॉइड में भी पाया जाता है, क्योंकि हमने बताया था यूग्लिनॉइड प्लांट और एनिमल के कनेक्टिंग लिंक होते हैं। तो ये लाइट पड़ेगी तो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट नहीं होगी तो दूसरों से भी खाना लेते हैं, हेटरोट्रोफिक भी होते हैं। तो प्लांट, जितने भी प्लांट हैं चाहे यूनिसेलर हो या मल्टी सेलर, उनमें तो सब में प्लास्टिड मिलेगा, यूग्लिनॉइड में भी पाया जाता है। इसको माइक्रोस्कोप में आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से भी कंपैरेटिवली बड़ा होगा। और इसको स्टेन करने की जरूरत नहीं होती, इसमें पिगमेंट होने की वजह से ये आसानी से माइक्रोस्कोप में नजर आ जाता है। ध्यान रहे, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने की जरूरत थी, स्पेसिफिक स्टेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, जेनस ग्रीन स्टेन। इसके लिए कोई स्टेन नहीं क्योंकि ऑलरेडी पिगमेंट होते हैं इसमें। जो इस प्लांट को जो कलर मिलता है क्लोरोप्लास्ट में मिलने वाले पिगमेंट की वजह से, जैसे ग्रीन पिगमेंट ज्यादा होगा तो प्लांट का ग्रीन कलर बनता है, या फिर डिफरेंट कलर हैं, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड। तो ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें डिफरेंट कलर के पिगमेंट पाए जाएं वो तो क्रोमोप्लास्ट, जिसमें ग्रीन पिगमेंट पाए जाएं वो क्लोरोप्लास्ट, और जिसमें कोई पिगमेंट ना हो, कलरलेस हो, उस प्लास्टिड को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो अगर हम बात करें पिगमेंट के आधार पे, प्लास्टिड जो है तीन तरह का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। नाम में ही छुपा है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड या ग्रीन पिगमेंट कैरी करने वाला क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन के अलावा जो भी कलर है, ब्लू कलर है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, वो कैरी कर रहा है तो क्रोमोप्लास्ट। और कोई कलर कैरी कर ही नहीं रहा है, कलरलेस है, तो ल्यूकोप्लास्ट। तो तीन कैटेगरी होती है किसकी, प्लास्टिड की। अब सबसे पहले प्लास्टिड में अगर हम बात करें